हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ मॉडर्न यूरोप। हम लोग आधुनिक यूरोप का हिस्ट्री सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी वियना कांग्रेस को देख रहे हैं। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने एक लेक्चर कर रखा है इसमें। अगर आपने लेक्चर को नहीं देखा है तो लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स थे जिनको वियना कांग्रेस को सोल्व करना था, और वियना कांग्रेस के प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे, यानी कि वियना कांग्रेस के सिद्धांत कौन कौन से थे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि वियना कांग्रेस के समक्ष समस्याएं कौन कौन सी थी। तो नेपोलियन की साम्राज्यवादी विस्तार की महत्वाकांक्षा और महाद्वीपीय व्यवस्था ने यूरोप की शांति भंग कर दी थी। ये तो आपको पता ही है कि नेपोलियन जो है वो इंपीरियलिज्म को काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहा था। वो अपने साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना चाहता था, और जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम लाया था, इंग्लैंड था जो कि यूरोप का सबसे पावरफुल कंट्री था, तो उसका स्थान लेने के लिए, यानी कि फ्रांस चाहता था कि वो सबसे पावरफुल कंट्री बने, तो इसलिए वो क्या किया, एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम लाया जिसको महाद्वीपीय व्यवस्था कहते हैं हिंदी में। तो ये दो पॉलिसी जो नेपोलियन लेकर के आया, पहला जो था इंपीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवादी विस्तार, और दूसरा कॉन्टिनेंटल सिस्टम। ये दो पॉलिसी के कारण जो है पूरे यूरोप में अशांति फैला करके रख दिया था किसने, नेपोलियन ने। तो यूरोप लगातार क्या हो गया, युद्धों से ग्रस्त रहा, जिससे उसके आर्थिक व सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। यानी कि जो भी यूरोप के कंट्री इससे अफेक्टेड हुए, तो वहाँ का सोशल और इकोनॉमिक लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हुआ। इसलिए वियना कांग्रेस के समक्ष यूरोप में शांति स्थापित करने का कठिन प्रश्न उपस्थित था। यानी कि जो वियना कांग्रेस था उसके सामने सबसे पहला सवाल क्या था, यानी कि सबसे पहला समस्या क्या था कि यूरोप में शांति को कैसे स्थापित किया जाए। ठीक, अब हम लोग दूसरे प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या था वियना कांग्रेस के सामने, तो क्रांतिकारी भावनाओं और सिद्धांतों के प्रचार प्रसार को रोकना भी वियना कांग्रेस के समक्ष एक प्रमुख समस्या थी, क्योंकि ये भावनाएं अन्य साम्राज्यों को भी विखंडित कर सकती थी। तो जैसा कि आप लोग देखे हैं कि 1789 में फ्रांस में क्रांति होता है, उसके बाद वहाँ पे मोनार्की पूरी तरह से खत्म हो जाता है। फिर आता है नेपोलियन, ये अधिनायकवाद का सरकार चलाने लगता है। तो एक तरह से ये जो क्रांति का जो भी विचार था, सिद्धांत था, जो भी फिलॉसफी था, वहाँ का जो भी थॉट था, उसका प्रसार जो है फ्रांस से धीरे धीरे बगल वाले स्टेट्स या बगल वाले कंट्रीज में भी होना तय था। यूरोप के और भी देशों में ऐसा हो सकता था फ्रांसीसी क्रांति का प्रसार। तो इस क्रांति के प्रसार को, विचार को, जो सिद्धांत थे, जो भावनाएं थी, उनको रोकना, यानी कि बगल वाले जो भी जो कंट्रीज थे, जो देश थे, वहाँ पे भी क्या चल रहा था, मोनार्की चल रहा था। तो उनको भी अपने राजतंत्र पे क्या दिख रहा था, खतरा दिख रहा था। तो उसको रोकना भी उनके लिए एक तरह से बहुत बड़ा समस्या था कि कैसे इसको रोका जाए। तीसरा समस्या क्या था वियना कांग्रेस के सामने, तो नेपोलियन के दौर में फ्रांस की सीमाओं का विस्तार हुआ था। आपको पता है कि नेपोलियन लगभग 40 युद्ध किया अपनी जिंदगी में, और वो अपने साम्राज्य को, अपने सीमा को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया था। तो अतः कांग्रेस के समक्ष फ्रांस की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की जटिल समस्या थी। यानी कि अब उसके सीमा को कैसे तय किया जाए। नेपोलियन जो अपना बाउंड्री को, अपने एरिया को, यानी कि फ्रांस के बाउंड्री और एरिया को जो एक्सटेंड करा था, तो उसको अब फिर से जो है बैकवर्ड, यानी कि पीछे कैसे करा जाए, एरिया को, उसके बाउंड्री को कैसे, मतलब सीमाओं का निर्धारण किया जाए, कैसे एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। ये भी वियना कांग्रेस के सामने क्या था, एक बहुत बड़ा चुनौती था, एक समस्या था। फ्रांस तथा युद्ध में उसका साथ देने वाले सहयोगियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए और क्या दंड दिया जाए, यह भी एक समस्या थी। तो जब नेपोलियन ये सब काम कर रहा था, यूरोप में पूरा अशांति फैला के रखा था, तो उस टाइम कौन उसके साथ था और कौन उसके खिलाफ था। तो जो उसके साथ था उसको कौन सा दंड दिया जाए, और जो उसके खिलाफ था, यानी कि जो नेपोलियन को रोक रहा था, उसको एक तरह से अवार्ड भी दिया जाए। तो ये भी एक तरह से चुनौती था कि कौन सा दंड दिया जाए। यूरोप में शांति, स्थिरता और शक्ति संतुलन कैसे स्थापित किया जाए, यह भी एक चुनौती था, समस्या था। तो कैसे यूरोप में पीस लाया जाए, कैसे वहाँ पे स्टेबिलिटी लाया जाए। कोई स्टेबिलिटी था ही नहीं, हमेशा युद्ध हो जाता था। और शक्ति संतुलन कैसे स्थापित किया जाए, यानी कि बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, तो इसको अब ये सब करने के लिए कुछ सिद्धांत थे। तो उस सिद्धांत को हम लोग देखेंगे कि वियना कांग्रेस के कुछ सिद्धांत कौन कौन से थे।
तो सबसे पहले शक्ति संतुलन का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। तो शक्ति संतुलन का सिद्धांत हम लोग देखते हैं, इसके तहत कहा गया था कि न कोई राष्ट्र इतना शक्तिशाली हो कि वह दूसरों पर नियंत्रण कर ले और न ही इतना कमजोर हो कि कोई उस पर नियंत्रण कर ले। यानी कि वियना कांग्रेस का जो शक्ति संतुलन सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है बैलेंस ऑफ पावर का, उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि कोई भी नेशन इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हो कि वो दूसरे नेशन को डोमिनेट कर दे, यानी कि उस पर नियंत्रण कर ले एक तरह से, और कोई नेशन इतना ज़्यादा वीक नहीं हो कि कोई उसके ऊपर अपना डोमिनेंस कर ले, यानी कि कोई उसके ऊपर नियंत्रण कर ले। यानी कि इसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि सारे नेशन में एक तरह से बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए, सबका शक्ति लगभग लगभग बराबर होना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता था, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि कोई किसी के नियंत्रण में आ जाए। अतः फ्रांस द्वारा जीते गए क्षेत्रों का सम्मेलन में शामिल राज्यों ने आपस में बंटवारा कर लिया। तो जो भी फ्रांस जो भी एरिया को कवर किया था, जो एरिया को जीता था, उसको जो भी राज्य थे अगल बगल वाले और जो भी सम्मेलन में शामिल राज्य थे वो बांट लिया। हालांकि बंटवारा में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हुआ था, जो बिग फाइव के नाम से हैं, बिग फाइव कंट्रीज, वो लोग थोड़ा ज़्यादा ले लिए, कुछ कंट्रीज नाराज भी हो गए, लेकिन एक तरह से बैलेंस ऑफ पावर को बनाए रखने का कोशिश किया गया। अगर बैलेंस ऑफ पावर नहीं बनाना होता तो क्या होता, इंग्लैंड ही क्या करता, सारे को ले लेता, या पूरा ऑस्ट्रिया ले लेता, या प्रसिया ले लेता, स्पेन ही ले लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरा बैलेंस ऑफ पावर बनाया गया, सबके हिस्से में अलग अलग मतलब एरिया को दिया गया। तो एक तरह से शक्ति संतुलन को बनाए रखने का कोशिश किया गया। उसके बाद वैधता का सिद्धांत हम लोग देखते हैं। तो वैधता के सिद्धांत कहा गया कि नेपोलियन द्वारा जीते गए क्षेत्रों को पुनः राजवंशों को वापस कर दिया जाए, यानी कि जो वहां पे मोनार्क्स थे, यानी कि जो राजा थे वहां पे पहले से, जहां जहां के क्षेत्रों को नेपोलियन जीता था राजवंशों को, उसके जो राजवंश थे वहां के पहले के, उनको वापस कर दिया जाए। जो राजा थे उनको एक तरह से फिर से इस्टेब्लिश किया जाए, लाया जाए, गद्दी पे बैठाया जाए। और इसी ऑर्डर में हम लोग देखते हैं, इसी तरह वैध राजवंशों की क्या किया गया, पुनः स्थापना किया गया। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, फ्रांस में ही बर्बन डायनेस्टी यानी कि बुर्बो वंश के लुई 18 को फिर से फ्रांस का शासक बना दिया जाता है। यहाँ पे बूढ़े है, होगा बुर्बो। अब हम लोग देखते हैं दंड एवं पुरस्कार का सिद्धांत, यानी कि अवार्ड और पनिशमेंट का प्रिंसिपल क्या था वियना कांग्रेस के। तो इसके तहत कहा गया कि जिन राज्यों ने नेपोलियन का साथ दिया था उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। यानी कि जो लोग, नेपोलियन जब अपना साम्राज्यवादी विस्तार कर रहा था, जब कंटिनेंटल सिस्टम ला रहा था, यानी कि एक तरह से यूरोप में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहा था, और उस परिस्थिति में, उस समय में जिन जिन राज्यों ने नेपोलियन का साथ दिया उनके विरुद्ध क्या किया जाए, एक तरह से कठोर कार्यवाही किया जाए। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जर्मनी के छोटे से राज्य सैक्सनी के शासक को हटा दिया गया क्योंकि वह नेपोलियन का सहयोगी था। तो जो सैक्सनी का रूलर था उसको हटा दिया गया। कहाँ का, तो जर्मनी के एक छोटे से राज्य का रूलर था वो, तो उसको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो नेपोलियन का साथ दे रहा था जब नेपोलियन अपना ये सब प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहा था, इंपीरियलिज्म वाले, कंटिनेंटल सिस्टम वाले। जबकि उसका विरोध करने वाले राज्यों, यानी कि जो नेपोलियन का अपोज कर रहे थे, जो राज्य, जो स्टेट्स, जो कंट्रीज, जैसे उसमें शामिल कौन कौन सा था, तो ऑस्ट्रिया था, प्रसिया था, इंग्लैंड था, रशिया था, तो उनको क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया, एक तरह से अवार्ड दिया गया। अवार्ड किस फॉर्म में दिया गया, तो विभिन्न क्षेत्र दिए गए, यानी कि एरिया जो नेपोलियन जीत के रखा था वही एरिया, जब नेपोलियन का हार होता है तो वही एरिया उनको एक तरह से अवार्ड में दे दिया, अच्छा किया आप विरोध करके इसका। ठीक है, अवार्ड तो वे लोग लड़े ही थे, तो अवार्ड तो देना वैसे भी बनता ही था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।